हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो सेशन लेके आए हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अभी बीएससी बीएड पार्ट 1 में हैं। ओके, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स निकट आ चुके हैं तो हम उनके लिए एक रिवीजन क्लासेज का सेशन रखने जा रहे हैं जिसमें हम उनको मेन टॉपिक्स यहाँ पर करवाएंगे और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है और कैसे वहाँ पर अप्रोच लगानी है क्वेश्चन के लिए, वो भी आपको हम यहाँ बताएंगे। ओके, तो विद्यार्थियों, हम आज आपका जो सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी हम पूरा करें बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम जो मेन टॉपिक्स हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके आधार पे हम जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए। ओके, ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आपके है क्षेत्र। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुक है, पहले तो बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय ओके, विद्युत चुंबकीय जो आपका पेपर है ये मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा? 33। वैसे बीएससी के अंदर 33 का होता है, बीएससी बीएड वाले देख लेना कितने का आता है आपके, है ना, उस हिसाब से आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय की हो गया। इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपके है क्षेत्र, यानी डाइवर्जेंस, कर्ल, इनके बारे में है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र की। अब आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। आया हुआ है क्वेश्चन बीएससी बीएड के अंदर कि सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र के बारे में बताइए, तो आपको पहले क्षेत्र की डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पर, फिर उनका डिवाइडेशन करना है कि क्षेत्र इतने प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखिएगा क्षेत्र की परिभाषा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वह क्षेत्रीय आकाश जिसमें कोई भौतिक राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करे या निर्भर करती हो, वह उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र, फील्ड, एक फील्ड कहलाता है विद्यार्थियों। ओके, कि वो भौतिक राशि किन प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर कर रही है, वही उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। ओके, अब देखिएगा इस क्षेत्र का हम डिवाइडेशन करते हैं बिकॉज किसके आधार पे? भौतिक राशियों के आधार पे। बिकॉज हम जानते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं वो मैनुअली हम जाने की डायरेक्शन के आधार पे देखें तो 2 टाइप की होती है, वैसे 3 भी होती है, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और प्रदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज, लेकिन हम यहाँ 2 की ही चर्चा कर रहे हैं, स्केलर और वेक्टर। ओके, तो देखिएगा इस क्षेत्र को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम इसको डिवाइडेशन में ला सकते हैं। पहला होता है अदिश क्षेत्र, दूसरा होता है सदिश क्षेत्र। बिकॉज विद्यार्थियों हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा बेसिक से पढ़ें, इसलिए आपको मैनेज खुद को भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ठीक है, जितना हो सकता है वैसे हम करवा रहे हैं आपको। स्केलर फील्ड
और इधर है वेक्टर फील्ड। ओके, तो ये दो प्रकार के क्षेत्र हैं आपके पास। ओके, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, फिर आगे की चर्चाएं हम करें। चले आगे देखिएगा, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। वह क्षेत्र जिसमें प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक, प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक अदिश राशि पर निर्भर करे। एकदम सिंपल डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ। वह क्षेत्र या आकाश है ना, वह क्षेत्र या आकाश कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक अदिश राशि पर क्या करें, निर्भर करें, उसे उस भौतिक राशि का अदिश क्षेत्र कहते हैं। अदिश क्षेत्र कहते हैं। ओके, अदिश क्षेत्र कहेंगे। मान लीजिए कोई भी आपके पास एक अदिश क्षेत्र है, इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो माना फाई हमारा कोई अदिश क्षेत्र है जो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है अदिश क्षेत्र को। ओके, आपके ऐसे भी आया था क्वेश्चन के अंदर कि अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में बताइए, तो तब प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, जैसे 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा विभव, पोटेंशियल। तो आपकी इसके एग्जाम्पल जो हैं बहुत सारे हैं, विभव, घनत्व, ताप, बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको 2 ही एग्जाम्पल पूछे थे, मैंने 3 आपको लिखवा दिए। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि आपको ये याद है तो वो भी याद हो गई। ऐसे मान लो, कैसे इसी को कॉपी करना है, देखो कैसे। वह क्षेत्र जिसमें प्रेक्षण बिंदु या निर्देशांक अदिश की जगह क्या आ जाएगा, बस सदिश आ जाएगा। सदिश राशि पर निर्भर करे तो उसे उस भौतिक राशि का सदिश क्षेत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए ए वेक्टर कोई सदिश है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एक बार राइट डाउन करें सभी, फिर मैं आगे इसमें लिखवाता हूँ आपको। चलें आगे, देखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ करता हूँ, फिर आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल तो लिख लीजिएगा आप, इसको तो कंप्लीट करें। एग्जाम्पल जैसे कि आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप और भी बोल सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके,
ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो सदिश क्षेत्र को डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और लिखें अपन, ऐसे आपको अच्छे से ऐसे ही एक चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के इसे लिख के आना एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को समझ आ सके कि आपने क्या लिखा है ना, उसको मार्किंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो एक अच्छे वे में आंसर करिएगा जिससे कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। इसी अदिश क्षेत्र में आपको नीचे लिखना है, क्या लिखोगे देखो, यहाँ नीचे चलने देना आप, तो आप लिखोगे एरो लगा के, एरो साइन लगा लीजिए, लिखिएगा इसमें कि अदिश क्षेत्र में, अदिश क्षेत्र में अदिश राशि उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ओके, और हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि अदिश राशि के, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। ओके, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको किसी पृष्ठों द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई ऐसे सरफेस लिए जाते हैं जिनकी सहायता से इसको निरूपित करते हैं। ओके, तो लिखेगा जिसके कारण अदिश क्षेत्र को पृष्ठों द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, यदि सभी पृष्ठों पर, यदि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर अदिश क्षेत्र का मान या अदिश राशि का मान समान हो, तो ऐसे क्षेत्र को सम अदिश क्षेत्र कहते हैं। सम अदिश क्षेत्र कहते हैं। लिखिएगा विद्यार्थियों जल्दी से, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक तैयार हो गया है। ओके, ऐसे कैसे आपको लिख के आना है, जल्दी राइट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलें, देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक डायग्राम भी बना लो छोटा सा। ऐसे दो क्षेत्र बनाने अपने को है ना, क्षेत्र को डिनोट करना है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसे मान लीजिए S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, ये φ1 क्षेत्र है, ये φ2। ये अदिश क्षेत्र को अपने फाई से डिनोट किया था। ठीक है, ऐसे आप ये डायग्राम बना देना। ये अदिश क्षेत्र को डिनोट कर रहे हैं दोनों सरफेस। ओके, तो एक बार यहाँ तक करें, फिर आगे बढ़े। कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप इन लेक्चर्स को रेगुलर देखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने अभी तक किताब उठा के भी नहीं देखी है पूरे सेशन के अंदर, तो भी वो यदि अब से तैयारी करेगा, इन नोट्स को रिवाइज करेगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आते हैं आगे। अब आपके आता है अवकलज संकारक। यही लिख देता हूँ मैं,
अवकलज संकारक। पहले परिभाषा लिखो। वह संकारक जिसमें अवकलज के पद विद्यमान हो उसे अवकलज संकारक कहते हैं। अवकलज संकारक कहते हैं। ओके, तो अवकलज संकारक कह रहे हैं अपने यहाँ। इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो डेल्टा है, ये जो ग्रेडियंट है, जो भी आप कहते हैं इसको, ये आपके पास 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप में ऑपरेट होता है। यदि ये डेल डॉट के साथ ऑपरेट हो रहा है, इट मीन्स ये डाइवर्जेंस होगा आपके पास। कौन होगा? डाइवर्जेंस, या हिंदी में लिख लो, लिखना चाहो तो डाइवर्जेंस। अगर डेल के साथ क्रॉस आए तो समझ जाना, कोई भी भौतिक राशि ले लीजिएगा, ए वेक्टर, तो ये हो गया आपका कर्ल। और नेक्स्ट डेल ए, ये कौन है? ग्रेडियंट। या प्रवणता भी कहते हैं तुम। ओके, तो ये आपके पास 3 टाइप के ऑपरेशंस हैं, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड प्रवणता। अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है वो निकालते हो आप। ओके, तो हम सबसे पहले डाइवर्जेंस के बारे में देखेंगे आज के इस लेक्चर में। इसका फुल डेरिवेशन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ओके, तो इस फ्लो चार्ट को बनाओ एक बार, फिर आगे हम डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। चलें, ओके। अब हम डाइवर्जेंस की फुल चर्चा करते हैं। यहाँ पर पूरा उसका डिस्कशन देखते हैं, कैसे कैसे आपको वहाँ पर यदि डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आता है तो कैसे हैंडल करना है, वहाँ पर देखिएगा एग्जाम के अंदर। ओके, देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का। ध्यान रखिएगा, सदिश क्षेत्र का ही होता है डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, ठीक है। तो लिखेंगे किसी एकांक आयतन उपस्थित फ्लक्स की मात्रा, किसी एकांक आयतन में उपस्थित फ्लक्स की मात्रा सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस द्वारा, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के द्वारा, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के द्वारा दर्शाई जाती है। ओके, अब लिखेंगे अल्पांश आयतन की स्थिति में, अल्पांश अर्थात, एक और परिभाषा इसकी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, अर्थात लगाना। अल्पांश आयतन की स्थिति में, अल्पांश आयतन की स्थिति में फ्लक्स व अल्पांश आयतन की स्थिति में फ्लक्स व आयतन का अनुपात, फ्लक्स व आयतन का अनुपात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। डाइवर्जेंस, ये डेफिनेशन लिख के आनी है, डाइवर्जेंस कहलाता है। मैंने एकदम शॉर्ट तरीके में डेफिनेशन लिखवाई है। ओके, अब देखिएगा अपन इसको फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इक्वल टू,
ए वेक्टर कोई सदिश वेक्टर है कोई, और डी ए इसका एरिया है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ, सरफेस के लिए एस लगा दिया है, इसको अपन फ्लक्स कहते हैं। ओके, ये फ्लक्स की वैल्यू है। आगे देखिएगा, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि फ्लक्स क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग है और क्या डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग है, ये नहीं बताऊंगा बिकॉज इतना टाइम नहीं है। तुम चाह रहे हैं कि सर हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लें 15-20 दिन में, ऐसा संभव नहीं है। ओके, क्योंकि 15-20 दिन भी नहीं है आपके पास, शायद 16-17 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं। ओके, तो ऐसा उम्मीद नहीं करें आप, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्लियर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फाई इक्वल टू ए डॉट डी ए। अब देखिएगा, इसको यदि फ्लक्स के डाइवर्जेंस के फॉर्म में लिखे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कैसे लिखोगे, लिमिट अल्पांश लोगे डी वी टाइम्स टू जीरो, ये लिमिट लगाई है मैंने, डी वी जीरो की तरफ अग्रसर है। आगे देखिएगा ए डॉट डी ए, मैंने यहाँ परिभाषा में देखो क्या लिखा है, फ्लक्स व आयतन का अनुपात, ऐसा ही बोला ना, तो फ्लक्स तो आ गया ऊपर और आयतन का अनुपात नीचे, और अल्पांश आयतन की उपस्थिति में ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे कैसे लिख के आना है डेफिनेशन के अंदर, वो यही देखेंगे ज़्यादातर, डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ता, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखते हैं, नंबर की मार्किंग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक लिखें एक बार, फिर हम इसका डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके डेरिवेशन को अंजाम देते हैं। यहाँ थोड़ा सा एकांक आयतन से करो, एकांक आयतन से निर्गत करिएगा भैया ना, निर्गत फ्लक्स की मात्रा, ऐसा कर लीजिएगा, फिर आप राइट डाउन करें आराम से। चले आगे। ओके, तो अब देखिएगा विद्यार्थियों, हम इसका डेरिवेशन पार्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि आने लायक क्वेश्चन है, आ सकता है। तो तुम बच्चे जो है हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी 1-2 एरो लगा के लिखना चाहो तो लिख लो, मेन पॉइंट्स, एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा ही लगेगा। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, शून्य कैसे होता है, इनके लिए स्टोरियाँ सुनानी पड़ती है आपको। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे बताना पड़ता है, तो टाइम लग जाएगा उन चीज़ों में, है ना। इतना डेप्थ में नहीं जाना अब हमें, ओनली हमारा काम होना चाहिए, मार्क्स लाने हैं अब तो अपने को, क्योंकि टाइम ही इतना ही बच रहा है। ओके, शून्य हो सकता है। आगे देखिएगा, वह सदिश जिनके लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है, उन्हें परिनलिकीय सदिश कहते हैं। परिनलिकीय सोलेनॉइडल, परिनलिकीय सदिश सोलेनॉइडल वेक्टर परिनालिकीय सदिश कहते हैं। पूछ सकते हैं 1 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, परिनालिकीय सदिश क्या होता है, तो बता देंगे। एक ऐसा सदिश जिसका डाइवर्जेंस कितना हो, 0 हो, उसे हम परिनालिकीय सदिश कहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, जैसे कि कुछ भी ले लीजिएगा, ए ले लीजिएगा यहाँ, तो
तो डेल डॉट ए मीन्स 0। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, चुंबकीय क्षेत्र डेल डॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो आपका चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा है, परिनालिकीय सदिश है। ओके, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी है। ओके, तो आप यहाँ तक करें। अब हम इसके डेरिवेशन को करें, फिर आगे कर लीजिएगा जल्दी एक बार। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, अच्छी राइटिंग में, ताकि समझ में भी आ सके आपको बाद में। चले विद्यार्थियों, देखिएगा आगे की चर्चाएं हम करें। और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। ओके, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें इसमें थोड़ा सा आगे। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, आइएगा देखते हैं। हम इसके लिए डायग्राम बना ले। हम सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और हम एक अल्पांश आयतन चूज करते हैं। हम एक अल्पांश आयतन सेलेक्ट करेंगे। इस एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। हम ये अल्पांश जो है हम आपके सामने सेलेक्ट कर लिया है हमने। ओके, इसको कुछ नाम दे दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें अल्पांश आयतन के एकदम सेंटर में एक वेक्टर लेते हैं ए, और जिसके घटक हम देख रहे हैं वाई की तरफ होगा ए वाई, इस तरफ घटक होगा ए एक्स, और इस तरफ घटक कौन सा होगा ए जेड। इसको हमने सेंटर माना है। ओके, तो ये वेक्टर ए है जिसका हमने तीनों तरफ घटक ले लिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो, मैं थ्योरी वगैरह आप लिख लेना, थोड़ी बहुत आती होगी आपको, इतना तो पढ़ाई है ना। थ्योरी वगैरह आप लिख लोगे इसकी, तो देखिएगा मैं इसका डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। अल्पांश का जो आयतन है वो कितना होगा बताओ। अल्पांश का आयतन जानते हैं, यानी इस घनाभ का आयतन, इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है कितना होता है, लेंथ इंटू वाइड इंटू हाइट, एल बी एच। तो लेंथ इसका मैं डी एक्स मान लेता हूँ, हाइट डी वाई, और एक डी जेड। तीनों एक्सिस आ गए ना, डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, डी एक्स ये हाइट डी वाई, और ये डी जेड इधर की तरफ जो इसकी विड्थ है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आ गए। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब आगे हम चलें। हमने एक वेक्टर ए लिया है जिसके घटक हमने देखे हैं, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप और ए जेड के केप। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इसको 2 दे दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं इस ए वेक्टर में। इसको हम एक्स एक्स की तरफ ले जा रहे हैं। ये पहले ही कहाँ पर है देखो, डी एक्स बाई 2 दूरी है। ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी, डी एक्स बाई 2, क्योंकि हम यहाँ सेंटर में ले रहे हैं। तो ये पूरी कितनी डिस्टेंस है, डी एक्स। तो इसका जो सेंटर होगा डी एक्स बाई 2 पे होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें कि डी एक्स बाई 2 एक्स एक्स के अलोंग चल रहे हैं, प्लस डी एक्स बाई 2 दूरी पर सदिश क्षेत्र
या ए एक्स में परिवर्तन कितना आएगा, परिवर्तन बताएगा, परिवर्तन कितना आएगा dx/2 दूरी पे। dx/2 दूरी सबको दिख रही है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा। पहले आप dx/2 दूरी ना निकाल के ax के लिए निकालो ना, जिससे और भी आसान हो जाएगा। प्लस x दिशा में सदिश ए वेक्टर में परिवर्तन कितना होगा, प्लस x दिशा में बताएंगे मुझे, डेल ax अपॉन डेल x, क्योंकि प्लस x दिशा में जो ए वेक्टर है वो कितना चेंज हो रहा है, ax, इसका जो घटक इधर कंपोनेंट जो आया कितना आया है, ax घटक आया है, तो डेल ax अपॉन x, इन x के रेस्पेक्ट में ax में चेंज हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इसी चेंज को dx/2 दूरी पे देखना चाहते हैं, इस सेंटर पे देखना चाहते हैं कि कितना चेंज आएगा, तो लिखेंगे प्लस dx/2 दूरी पर सदिश ax में परिवर्तन कितना आएगा, ax में परिवर्तन वो आएगा डेल ax अपॉन डेल x और dx/2, क्योंकि प्लस का dx/2 था तो प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपने किया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, ये तो हो गया, परिवर्तन हो गया ना, ax में परिवर्तन निकाल लिया अपन ने, इसमें a वेक्टर में नहीं है, ax में होगा परिवर्तन, ax का ही परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं कहूँ प्लस x दिशा में a वेक्टर में परिवर्तन बताना हो तो कितना बताओगे, ax ही बताओगे, क्योंकि घटक पूरा ax है उधर की तरफ। ठीक है, अब यदि मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ इस सरफेस का BCDG का, क्योंकि इधर जा रहा है घटक तो इधर से फ्लक्स आएगा, इधर से निकलेगा, इस पृष्ठ से तो आएगा फ्लक्स और इस पृष्ठ से निकल जाएगा। तो ठीकएगा, देखिएगा इधर पृष्ठ BCDG से निर्गत फ्लक्स देखिएगा कितना आएगा, निर्गत फ्लक्स, एक तो ax घटक था ही खुद तो, और चेंज कितना आया इसमें, चेंज ये रहा डेल ax अपॉन डेल x और dx/2। और फ्लक्स कब आता है, जब वेक्टर को उसके एरिया से मल्टीप्लाई कराते हो। इट मीन्स ये जो पृष्ठ है ये किस सरफेस में है, आप देख रहे हैं YZ प्लेन में है, ये कहाँ पर है, ये जो सरफेस है इसकी YZ प्लेन में ही तो है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, YZ यानी कि dy/dz। ओके, तो BCDG से निर्गत फ्लक्स आपने निकाल दिया। सिमिलरली आप इसी प्रकार लेकिन रुकिएगा एक बार, इसी प्रकार नहीं, अब देखिएगा, अब क्या करें, इधर से फ्लक्स आएगा, आगत फ्लक्स जिसे क्या कहते हैं, आगत फ्लक्स। तो पृष्ठ AHEF से आगत फ्लक्स कितना हो जाएगा, देखो AX तो AX ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, बिकॉज फ्लक्स इधर से आ रहा है, तो ये इधर की तो प्लस dx/2 दूरी हो गई, इधर की कैसी हो गई, ये वाली माइनस dx/2 दूरी हो गई। तो आप प्लस dx/2 की जगह क्या रख देंगे, माइनस dx/2। एक बार प्लस कर लो यहाँ, तो फिर समझने के लिए यहाँ पर माइनस dx/2 कर लीजिएगा, और वही dy/dz प्लेन होगा। तो पृष्ठ यहाँ पर लिख देना, पृष्ठ आगे फ्लक्स दोबारा से ax माइनस डेल ax डेल x और dx/2 dy/dz। ठीक है, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, फिर आगे की चर्चाएं हम करते हैं विद्यार्थियों। ये सदिश प्लस x दिशा में सदिश का घटक है ना,
ये तो परिवर्तन हो गया, ए एक्स में परिवर्तन, ठीक है ये तो सही है। ये ए वेक्टर का घटक है, परिवर्तन नहीं है, ए वेक्टर का घटक होगा, ठीक है, ए एक्स। करिएगा फटाफट, 2 मिनट का टाइम आपको देते हैं लिखने का, आराम से लिखिएगा। विद्यार्थियों डाइवर्जेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको करके जाएं। ऐसे ही करल का भी है एक, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस में ही नंबर आप ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए इस पेपर को स्कोरिंग पेपर भी कहा जाता है। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पेपर है उसको स्कोरिंग पेपर भी बोलते हैं। आगे चलें। अब देखिएगा हम इस एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब हम इस एक्स डायरेक्शन में हमने देखा कि बी सी डी जी से निर्गत फ्लक्स इतना है और आगत फ्लक्स इतना है। तो कितना तो अंदर गया और कितना बाहर गया उसका हम टोटल परिणामी निर्गत फ्लक्स निकालते हैं। क्या करते हैं, दोनों सरफेस से परिणामी निर्गत फ्लक्स की गणना यहाँ पर करेंगे। तो करें, ठीक है विद्यार्थियों, देखते हैं। तो लिखेंगे प्लस एक्स दिशा में, लिखो प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स या कुल परिणामी फ्लक्स लिख लो। अपने निर्गत ही निकाला ना, ये निर्गत फ्लक्स आ गया ये वाला, या आगत फ्लक्स है। कुल परिणामी फ्लक्स कितना होगा, परिणामी फ्लक्स कितना आएगा, देखो इसको मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां पर देखो ये आगत है, ये निर्गत है। आपको पता होगा कोई भी सरफेस में जब कोई फ्लक्स आता है, ये सरफेस है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस आ रही है मान लीजिएगा, तो आने वाले फ्लक्स को हमेशा नेगेटिव लेते हैं और जाने वाले को पॉजिटिव लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आगत फ्लक्स कौन सा है, ये वाला है, इसको नेगेटिव और इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो देखिएगा इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पहले लिखोगे निर्गत फ्लक्स को, कैसे लिखोगे, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, ठीक है, और डी एक्स सॉरी डी वाई डी जेड माइनस ये वाला कौन सा है, आगत, आगत फ्लक्स को नेगेटिव ले लिया मैंने, ए एक्स माइनस, इस डायग्राम को थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं अब, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स और डी एक्स बाई 2 और आगे आ जाएगा डी वाई डी जेड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तुम लोग, इसको सॉल्व करें आगे, फाई की वैल्यू निकालें यहाँ से, ए एक्स प्लस डेल एक्स डी एक्स बाई 2 माइनस ए एक्स प्लस हो जाएगा अंदर डेल एक्स डी एक्स बाई 2 और डी वाई डी जेड दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब देखिएगा फाई इक्वल टू एक्स कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 से 2 कट जाएगा, फिर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स, यही आया ना। ये आपका प्लस एक्स दिशा में क्या आ गया है, परिणामी इलेक्ट्रिक वो आ गया, परिणामी फ्लक्स आ गया है, तो एक्स डायरेक्शन लगा दीजिएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, फाई वाई, वो कितना होगा, डेल ए वाई डी वाई। इसी प्रकार से हम जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, फाई जेड, डेल ए जेड डेल जेड और डी जेड, ठीक है। क्या करें, कुल चाहिए मुझे, कुल फ्लक्स चाहिए, तो कुल निकालिएगा। यहाँ पर एक बार इतना राइट डाउन करो तुम लोग, चलें आगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आराम से कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अतः
अल्पांश आयतन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना निर्गत हुआ यहाँ से, तो कैसे आएगा, फाई मान लो टोटल को, तो फाई एक्स डायरेक्शन में, फाई वाई डायरेक्शन में और फाई जेड डायरेक्शन में, तीनों को क्या कर लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा वैल्यूज को। फाई एक्स की जो वैल्यू आई है डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल ए वाई डी वाई, डेल ए जेड डी जेड। क्या करिएगा, फाई इक्वल टू, यहाँ से देखोगे तुम लोग कितना हो रहा है ये, वहाँ पर आपने कुछ दिक्कत तो नहीं कर दिया, बाहर डी वाई डी जेड भी था ना आपके पास, बाहर देखिएगा डी वाई डी जेड था पहले, तो डी वाई डी जेड जब डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा। ओके, तो वहाँ पर आप सभी जगह डी वी कर लीजिएगा, ये आयतन बन जाएगा। ये कोष्टक में हमने जब सोल्व किया था ना उसको, अभी पीछे मैंने रब कर दिया, यहाँ पर कुछ बीच में वैल्यू आई थी, यहाँ डी वाई डी जेड था, अंदर जब सोल्व करते डी एक्स और बच गया था, तो डी एक्स डी वाई डी जेड क्या बना लेंगे, वॉल्यूम बना लेंगे, और जब हम तीनों ही डायरेक्शन के लिए निकालेंगे तो तीनों में वॉल्यूम बन जाएगा ना डी वी। तो डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड डेल जेड डी वी। ओके, इस डी वी को इधर ले आओ, फाई अपॉन डी वी कर लो, डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी मैंने परिभाषा बताई थी कि फ्लक्स और आयतन का जो रेशियो है उसे ही हम डाइवर्जेंस कहते हैं, लेकिन अल्पांश होना चाहिए। अल्पांश आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, तो दोनों तरफ तो क्या, इधर ले लीजिएगा, लिमिट्स ले लीजिएगा। लिमिट कैसे लोगे, डी वी टेंस टू 0, इसको अल्पांश आयतन बना दिया, फाई अपॉन डी वी डेल ए एक्स, क्योंकि इधर तो डी वी की टर्म ही नहीं है तो लिमिट कहाँ लगाओगे, डेल ए जेड डेल जेड। तो इस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ, अल्पांश आयतन और फ्लक्स का रेशियो को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। तो डाइवर्जेंस हो गया आपके पास फाई अपॉन डी वी। तो डाइवर्जेंस ए कर लूँ उसको, किस चीज़ का, इसका डेल ए एक्स डेल ए वाई और डेल ए जेड डेल जेड करिएगा एक बार यहाँ तक। ये आपका डाइवर्जेंस का वैल्यू आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म में। बिकॉज इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर ए का। ओके, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस को डेल डॉट ए बी लिख सकते हैं। इसका मतलब डाइवर्जेंस ही होता है डेल ए एक्स डेल ए वाई डेल ए जेड डेल जेड। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ करें, इफ़ हम जानते हैं डेल का जो वैल्यू है ऑपरेटर की, डेल अपॉन डेल एक्स, जे केप डेल अपॉन डेल वाई, के केप डेल अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है ही, ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के केप। तो क्या करेंगे, डेल डॉट ए करिएगा, इसका तुम क्या आता है वही आएगा, डेल ए एक्स डेल ए वाई और डेल ए जेड डेल जेड इसके बराबर है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ गया, डेल डॉट ए के। यानी कि किसी भी फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो अवकलन संकारक और उस अदिश क्षेत्र उस क्षेत्र सदिश क्षेत्र के अदिश गुणा के बराबर होता है। ओके, तो ये डाइवर्जेंस की एक और परिभाषा यहाँ से निकल के आती है कि किसी भी सदिश फलन का डाइवर्जेंस जो है वो डेल संकारक तथा सदिश फलन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ये आपके डाइवर्जेंस कंप्लीट हुआ। आज की इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में हम कर्ल और आपकी जो ग्रेडियंट वगैरह है उनको कंप्लीट करते हुए इस जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके फिर 2 थ्योरम भी है, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक का कर्ल थ्योरम। ओके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है तो उनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक।
ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आए हुए हैं, मेन क्वेश्चंस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ाई में लगे जाइएगा अच्छे से और अच्छी स्टडी कीजिएगा और मेरे साथ साथ मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।